हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज मित्तल एंड वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल गेट गुरु। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1987 से 2019 तक के कास्टिंग के गेट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं उनका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। फ्रेंड्स, जो गेट एग्जाम स्टार्ट हुआ था वो 1987 में स्टार्ट हुआ था, तो 1987 से ही मैं आपको सारा का सारा सॉल्यूशंस 2019 तक प्रोवाइड कराऊंगा। और उसके बाद जब हम कास्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको 2020 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, 2020 का सॉल्यूशन, ताकि आप खुद एक आइडिया डेवलप कर पाओ, आप एक एनालिसिस कर पाओ कि प्रीवियस ईयर की हेल्प से आपके आने वाले एग्जाम में कितनी हेल्प हो सकती है, प्रीवियस ईयर कितना हेल्प कर सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मैकेनिकल और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल ब्रांच के क्वेश्चंस को ऐड कर रहा हूँ। मैकेनिकल के सारे कास्टिंग के क्वेश्चंस होंगे, प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सारे जो कास्टिंग के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए, जो पहला क्वेश्चन 1987 से स्टार्ट हुआ, आईआईटी बॉम्बे ने पूछा है, और इस बार का जो गेट 2021 का पेपर है ये भी आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट कर रही है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 1 मार्क के लिए जो आपसे पूछा गया है, कहता है कि राइजर इज डिजाइंड सो एज टू फ्रीज आफ्टर द कास्टिंग फ्रीज, फ्रीज बिफोर द कास्टिंग फ्रीज, फ्रीज एट द सेम टाइम ऑफ द कास्टिंग, मिनिमाइज द टाइम ऑफ प्योरिंग। तो कहता है राइजर डिजाइन किया जाता है। देखिए, राइजर का काम क्या होता है? राइजर का काम होता है जो लिक्विड मेटल की कमी को, जो आपके पास मोल्टन मेटल है ना, उसकी कमी को पूरा करना, कहीं मोल्ड के अंदर उसकी कमी ना हो जाए। जो मोल्टन मेटल होता है, हाई टेम्परेचर पर आप उसे पोर करते हो तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है, सोलिडिफाई होता है और रूम टेम्परेचर तक आता है। तो मोल्ड के अंदर अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब वो सोलिडिफाई होगा तो मोल्ड के अंदर कोई कमी ना हो जाए, इसलिए लिक्विड मेटल की कमी को पूरा करने के लिए राइजर इस्तेमाल किया जाता है। और हम ये चाहते हैं कि राइजर जो है वो खुद सोलिडिफाई होए, तब जब वो कास्टिंग सोलिडिफाई हो जाए। क्योंकि अगर ये कास्टिंग के जमने से पहले जम गया तो राइजर मोल्टन मेटल की कमी को पूरा कैसे करेगा? वो कमी को पूरा नहीं कर पाएगा। तो हम चाहते हैं कि फ्रीज हो आफ्टर द कास्टिंग फ्रीज। तो यहां पर 1.1 का ए इज द राइट आंसर। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। देखिए, ड्यूरिंग द सोलिडिफिकेशन, जब सोलिडिफिकेशन होता है, ऑल मेटल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, सबके सब कॉन्ट्रैक्शन में जाते हैं। लेकिन जो ग्रे कास्ट आयरन होता है, ग्रे कास्ट, देखिए आपके ना 3 स्टेजेस होती है, 3 कॉन्ट्रैक्शन की, श्रिंकेज की 3 स्टेजेस होती है। एक होती है आपके पास लिक्विड श्रिंकेज, एक होती है आपके पास सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज, एक होती है आपके पास सॉलिड श्रिंकेज। जो सेकंड स्टेज होती है उसमें जो ग्रे कास्ट आयरन होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की बजाय एक्सपेंड करता है ड्यू टू ग्रेफाइट फ्लेक्स की वजह से। वो सब हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे, कवर करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए, जो एक्सेप्ट ग्रे कास्ट आयरन है, एक्सेप्ट ग्रे कास्ट आयरन सो एज टू इंश्योर कंप्लीट फिलिंग ऑफ द मोल्ड, वी प्रोवाइड अ राइजर। पूरी की पूरी फिलिंग करने के लिए, मोल्ड को पूरा का पूरा फिल करने के लिए हम राइजर देते हैं। क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर राइजर क्या काम करता है? एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ मोल्टन मेटल दैट कंपनसेट द वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज ऑफ कास्टिंग, जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेजेस को, कास्टिंग की वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेजेस को कवर करने के लिए। बेसिकली कौन सी 2 स्टेजेस, पहली 2 श्रिंकेजेस, एक तो लिक्विड श्रिंकेज और एक सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को कवर करने के लिए राइजर इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जो पोजीशन ऑफ द राइजर होती है, पोजीशन ऑफ द राइजर इज वेरी क्रिटिकल। इट इज ऑलवेज प्लेस्ड नियर द पॉइंट, इसे वहां रखा जाता है जहां पर सॉलिडिफिकेशन एक्सपेक्टेड टू अकर लास्ट, जहां पर सॉलिडिफिकेशन सबसे लास्ट में होगा ना, इसे वहीं पर रखा जाता है। ये उसकी पोजीशन रहती है, क्योंकि जो चीज सबसे लास्ट में ठंडी हो रही है, जो सबसे लास्ट में जम रही है, बेसिकली लास्ट में जम रही है, तो वहां पर कमी होने के चांसेस ज्यादा है। वहां पर वो ठंडी, मतलब कि अभी जमी नहीं है, वो ठंडी होती जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, तो वहां पर ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मोल्टन मेटल की कमी वहां पर ज्यादा हो सकती है, इसलिए राइजर को वहीं पर प्लेस किया जाता है जहां पर सोलिडिफिकेशन सबसे लास्ट में हो रहा है। तो यहां पर इसका डायग्राम देखिए। देखिए, ये होता है आपका स्प्रू, जो कि टेपर बनाया जाता है एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को कम करने के लिए, एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को खत्म करने के लिए। क्या होता है एयर एस्पायरेशन इफेक्ट? मोल्टन मेटल के साथ अगर एयर भी अंदर चली गई ना तो गैसेस डिफेक्ट्स हो जाएंगे, आपकी कास्टिंग में डिफेक्ट्स आ जाएंगे। मोल्टन मेटल के साथ हवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी उसके साथ सोलिडिफाई हो जाएगी, अंदर ट्रैप हो जाएगी मेटल के अंदर, तो वो नहीं चाहते, इसलिए स्प्रू को टेपर बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद यहां से ये आपके पास आ जाता है रनर, ये हो जाती है आपके पास कैविटी, दिस इज योर कैविटी, एंड ये हो जाता है आपके पास राइजर। ये टॉप राइजर है, बेसिकली टॉप राइजर। 2 तरह के राइजर होते हैं, एक टॉप राइजर, एक साइड राइजर। साइड राइजर को कास्टिंग के साइड में बनाया जाता है, कोई सी भी साइड में हो सकता है, तो साइड में बनाया जाता है साइड राइजर को। ये आपके पास मोल्ड बॉक्स है। तो यहाँ पर देखिए, राइजर इज डिजाइन सो एज टू फ्रीज आफ्टर द कास्टिंग फ्रीज। राइजर को डिजाइन किया गया है ताकि ये जमे जब कास्टिंग आपकी फ्रीज हो जाए। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, ए इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर की पॉइंट देख लीजिए, की पॉइंट क्या है, राइजर्स और वर्टिकल चैनल्स। राइजर्स क्या होते हैं, वर्टिकल चैनल्स होते हैं, राइजर्स वर्टिकल चैनल्स होते हैं, इन चैनल्स होते हैं और इनकी भी शेप सिलेंड्रिकल रखी जाती है। दैट प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल टू कंपनसेट श्रिंकेज, बिकॉज श्रिंकेज अकर्स ड्यूरिंग द सोलिडिफिकेशन ऑफ कास्टिंग। जब कास्टिंग सोलिडिफाई हो रही होती है तब उसमें श्रिंकेज होता है, इसलिए राइजर प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन 1988 में आईआईटी खड़गपुर ने पूछा, 1988 में खड़गपुर ने, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न एंड कोर बॉक्स कंपनसेट्स फॉर द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वो कह रहा है जो आप कॉन्ट्रैक्शन देते हो, कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस जो आप पैटर्न के ऊपर देते हो या फिर आप कोर बॉक्स के ऊपर देते हो, वो किसे कंपनसेट करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन को, लिक्विड के लिए तो राइजर होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन में कह रहा है सोलिडिफिकेशन, तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके लिए भी राइजर होता है। सोलिडिफिकेशन, सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल सही, यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही हम लोग पैटर्न पर अलाउंस देते हैं। ऑल द अबो 3 बिल्कुल नहीं, डी भी नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही हम लोग पैटर्न पर, या फिर जो आपकी कोर होती है, कोर क्या करती है, कोर जो है ना होलो, अगर आपको कोई पार्ट बीच में होलो कास्टिंग प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए हम लोग कोर यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मेटल विच श्रिंक्स ड्यूरिंग सोलिडिफिकेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट फर्दर ऑन कूलिंग टू रूम टेम्परेचर। जो मेटल होती है ना, मेटल जब वो ठंडी हो रही होती है वो श्रिंक करती है, मोल्टन मेटल ठंडी होती हुए श्रिंक करती है सोलिडिफिकेशन के टाइम पे भी, और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करती चली जाती है जब तक वो रूम टेम्परेचर पर नहीं पहुंचती। टू कंपनसेट दिस द पैटर्न इज मेड लार्जर देन द रिक्वायर्ड कास्टिंग। इसे कंपनसेट करने के लिए, इसके लिए मतलब कि इस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग पैटर्न को ही पहले से बड़ा बना देते हैं, ताकि अगर जो भी मुझे फाइनल कास्टिंग चाहिए अगर वो छोटी भी आएगी तो मैंने पहले से पैटर्न बड़ा बनाया था, उस शेप की थोड़ी सी छोटी आएगी, मुझे उतनी ही चाहिए थी, तो हम क्या करते हैं, पैटर्न को ही बड़ा बना कर रखते हैं। दिस एक्स्ट्रा साइज इज गिवन ऑन द पैटर्न फॉर मेटल श्रिंकेज इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन और अलाउंस। इसी को हम लोग जो एक्स्ट्रा साइज हम दे रहे हैं इसी को अलाउंस कहते हैं, इसी को अलाउंस या फिर श्रिंकेज अलाउंस कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जैसे कि 1.2 का हो जाएगा सी। की पॉइंट क्या है, यहाँ पर की पॉइंट देख लीजिए। देखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ श्रिंकेज, 3 तरह के श्रिंकेज होते हैं बेसिकली। एक होता है लिक्विड श्रिंकेज, एक होता है सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज, एक होता है सॉलिड श्रिंकेज। अमंग दी श्रिंकेजेस लिक्विड एंड सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज इज कंपनसेटेड बाय राइजर। राइजर के थ्रू हम लोग इन 2 कमी को पूरा करते हैं, ठीक। एंड टू कंपनसेट सॉलिड श्रिंकेज अलाउंसेस आर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न। पैटर्न के ऊपर हम लोग क्या डालते हैं, अलाउंसेस डालते हैं, ताकि हम सॉलिड श्रिंकेज को कवर कर पाए। तो राइजर पहले 2 के लिए है और जो आपका अलाउंसेस है वो लास्ट वाले के लिए। देखिए यहाँ पर देखिए, इफ वी कंसीडर ओवरऑल श्रिंकेज देन प्लेन कार्बन स्टील हैज हाई वैल्यू एज कंपेयर टू अदर। जो स्टील होता है ना, स्टील, अगर मैं टोटल श्रिंकेजेस की बात करूँ, चाहे लिक्विड, चाहे सोलिडिफिकेशन और सॉलिड, इन तीनों के लिए सबसे ज़्यादा जो श्रिंकेज होता है वो सबसे ज़्यादा होता है स्टील के केस में। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, स्टील के लिए तीनों में टोटल जो है स्टील सबसे ज़्यादा होता है। जो बिस्मिथ होता है ना, बिस्मिथ में आपको सॉलिड श्रिंकेज देखने को नहीं मिलता, बिस्मिथ में सॉलिड श्रिंकेज देखने को नहीं मिलता। एल्यूमिनियम के केस में आपको लिक्विड एंड सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज, सबसे ज्यादा लिक्विड और सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज जो होता है वो आपका एल्यूमिनियम के केस में होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा, ठीक है। स्टील में ओवरऑल सबसे ज्यादा, और जो आपके पास सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज जो सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड श्रिंकेज सबसे ज्यादा किस में होगा, सॉलिड श्रिंकेज आपका सबसे ज्यादा जिंक और लेड में होता है। ये भी आप ध्यान में रखिए, आप नोट पॉइंट्स कर सकते हैं, यहां पर आपको नोट पॉइंट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1989 में आईआईटी कानपुर ने पूछा है, 1 मार्क का क्वेश्चन है। चिल्स आर यूज, चिल्स किस लिए यूज किए जाते हैं, वो आपसे पूछ रहा है कि चिल्स किस लिए यूज किए जाते हैं। चिल्स बेसिकली यूज किए जाते हैं डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन को अचीव करने के लिए। चिल्स देखिए होता क्या है, जैसे आपके पास ये आपके पास एक मोल्ड है, ये मोल्ड है और ये है आपके पास कैविटी। यहाँ आसपास क्या है, यहाँ आसपास सैंड है, सैंड के पार्टिकल्स है, ये सब सैंड के पार्टिकल्स है। अब सैंड के जो पार्टिकल्स है वो हीट को कंडक्ट नहीं होने देंगे इतने अच्छे, क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर नहीं होते, उनमें हवा भी भरी होती है, तो वो अच्छे कंडक्टर, वो आपके हीट को कंडक्ट नहीं होने देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक मोल्ड बनाया है, ठीक, ये कैविटी बनाई है, यहाँ पर आपके पास सैंड के पार्टिकल है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से हीट तेजी से फ्लो करे, तो हम क्या रख देंगे, यहाँ पर मेटल का एक ऑब्जेक्ट रख देंगे। हम क्या रख देंगे, यहाँ पर एक मेटल का ऑब्जेक्ट रख देंगे, वो हीट को तेजी से कंडक्ट करेगा, हीट को कंडक्ट कराने में आसानी करेगा, मतलब हीट तेजी से, वो पार्ट आपका पर्टिकुलर जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, 1.3 का ए होगा, इसकी थोड़ी सी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
देखिए चिल्स आर यूज टू इंप्रूव द डायरेक्शनल विद फास्टर हीट कंडक्शन बाय मेटेलिक चिल्स। हम क्या रख देंगे, मेटल की चिल्स रख देंगे। मेटल जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, वो हीट को जल्दी कंडक्ट करने देंगे। देखिए मेटेलिक चिल्स, सोलिडिफिकेशन इज इनिशिएटेड एंड एक्सलरेटेड एट अ डिजायर्ड लोकेशन। मतलब किसी भी जगह पर, किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर मैं चाहता हूँ ना हीट का कंडक्शन तेजी से हो, एक्सलरेट करें, तो हम लोग चिल्स का इस्तेमाल करते हैं। द थिनर सेक्शन ऑफ द कास्टिंग सोलिडिफाई अर्लियर इन कंपैरिजन टू थिकर सेक्शन। होता क्या है, जैसे कहीं जगह क्या होता है, जो आपके कास्टिंग है जो आप बना रहे हो उसमें कहीं जगह थिन सेक्शन है, कहीं जगह आपके पतले से सेक्शन है, और कहीं जगह आपके पास लार्ज सेक्शन है, ठीक थिकर सेक्शन है। तो पतले सेक्शन से तो क्या हो गया, हीट जल्दी पतले सेक्शन तो जल्दी ठंडे हो गए। थिनर सेक्शंस ऑफ कास्टिंग सोलिडिफाई अर्लियर, वो जल्दी जम गए इन कंपैरिजन टू थिकर सेक्शन विच रिजल्ट्स इन डिस्टोर्शन, इंटरनल स्ट्रेसेस, सेटअप क्रैक्स एक्सेट्रा। हुआ क्या फ्रेंड्स, जो आपके पास थिकर सेक्शंस थे वो आपके पास लेट ठंडे हो रहे हैं, वो आपके पास अब उनमें थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होगी क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, और एक जगह ऐसी है जहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पर इंटरनल स्ट्रेसेस सेटअप हो जाएंगे, क्रैक्स पड़ जाएंगे। तो चिल्स क्या करता है, चिल्स इंक्रीज द सोलिडिफिकेशन रेट इन थिकर सेक्शन। वो सेक्शन जहाँ पर हीट का फ्लो रेट नहीं हो पाया वहाँ पर चिल्स जल्दी से हीट का कंडक्शन करा पाएंगे। एंड इक्वल द सोलिडिफिकेशन रेट इन थिनर सेक्शन। तो मतलब थिक सेक्शन में और थिनर सेक्शन में जो कंडक्शन रेट है वो सेम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चिल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चिल्स यूज किया जाता है डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन को अचीव करने के लिए। डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहां पर देखिए चिल्स क्या है, बेसिकली चिल्स आर द मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स हाई हीट कैपेसिटी, इनकी हाई हीट कैपेसिटी होती है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, विच आर प्लेस्ड इन द मोल्ड और मोल्ड कैविटी टू प्रमोट डायरेक्शनल सोलिडिफिकेशन। देखिए दो तरह के चिल्स आपके पास, इंटरनल चिल्स अगर आप कैविटी के अंदर रख रहे हो, और आपके पास एक्सटर्नल चिल है। एक्सटर्नल चिल में आपके पास क्या है फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पर बाहर रख दिया तो ये आपके पास एक्सटर्नल चिल्स हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1.4 देखिए, इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इन मोल्डिंग सैंड। अगर आप वाटर कंटेंट को बढ़ाते हो, ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन आपसे 1989 में आईआईटी कानपुर ने पूछा था, सेम क्वेश्चन 1989 में आईआईटी कानपुर ने पूछा है। 1.4 भी आपका आईआईटी कानपुर ने ही पूछा है। तो अगर आप इंक्रीज इन वाटर कंटेंट इन मोल्डिंग सैंड कोजेज, अगर आप पानी बढ़ाते हो सैंड के अंदर, क्या होगा, देखिए होता क्या है, जो अगर आप पानी को बढ़ाते हो ना, पानी को बढ़ाते हो तो पानी जो सैंड की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, वो इंक्रीज करती है और मैक्सिमम तक जाती है, और उसके बाद अगर आपने फिर से पानी ऐड किया तो वो डिक्रीज कर दिया। परमिएबिलिटी होता क्या है, गैसेस की बाहर निकलने की टेंडेंसी। देखिए सैंड के अंदर जो आपने कैविटी बना रखी है, उसके अंदर आप मोल्टन मेटल को पोर करें, उस मोल्टन मेटल के अंदर क्या आ जाएगी, उस मोल्टन मेटल के अंदर गैसेज आ जाएंगी सराउंडिंग से। अब उन गैसेज को बाहर निकलने की जगह चाहिए, तो सैंड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में से गैसेज को बाहर निकलना है। दैट इज, अब सैंड के जो पार्टिकल्स है वो गैसेज को बाहर निकलने में परमिट कितना कर रहे हैं, उनकी परमिएबिलिटी कितनी है। ठीक, तो वही हमारी क्या हो जाती है, अगर हम पानी को बढ़ाते हैं ना तो परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। होता क्या है, जैसे आपके पास सैंड पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स आपके इरेगुलर शेप के हैं, कोई कैसा है कोई कैसा है, तो कहीं पर क्या होगा, परमिएबिलिटी कम होगी, कहीं पर परमिएबिलिटी ज्यादा होगी। अब क्या करेगा पानी, क्या करेगा पानी, जो होगा ना, पानी इन सैंड पार्टिकल्स को एक पूरा का पूरा चिपक जाएगा, इन सैंड पार्टिकल्स पर चिपक जाएगा और इस तरह से शेप बना लेगा, इस तरह से आपके पास शेप बना लेगा जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब देखिए बीच में कितना ज़्यादा स्पेस बच गया, इन स्पेसिस में से हवा पास कर जाएगी तो परमेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सैंड की जो परमेबिलिटी है वो बढ़ गई। लेकिन अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा पानी डाला तो उस केस में क्या होगा, जैसे आपके पास ये वाटर के मॉलिक्यूल्स सैंड के चारों तरफ फैल गए, यहाँ पे अंदर सैंड के पार्टिकल्स हैं, इन सैंड पार्टिकल्स के ऊपर वाटर आ चुका है। तो अब देखिए जो स्पेस है ना, अगर आपने पानी एक लिमिट से ज़्यादा दिया तो जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इन स्पेस में भरना शुरू हो जाएंगे, इन स्पेस में भरना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने एक लिमिट से पानी डाल दिया, ठीक, तो क्या होगा, परमेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। मतलब शुरू में पानी डाला तो परमेबिलिटी मैक्सिमम होगी, उसके बाद परमेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। परमेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, कम से कम आपको 6 से 8% के करीब अगर आप वाटर रखते हो तो परमेबिलिटी मैक्सिमम है। उससे कम रखोगे परमेबिलिटी कम आएगी, उससे ज़्यादा रखोगे तब भी परमेबिलिटी क्या रहेगी फ्रेंड्स, कम रहेगी। तो यहां पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो परमेबिलिटी गो थ्रू अ मैक्सिमम। 1.4 का बी इज द राइट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ऑन इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट परमेबिलिटी गोज थ्रू मैक्सिमा अराउंड 8 से 9% वाटर कंटेंट, 8 से 9% पानी होने पर मैक्सिमम हो जाएगी। परमेबिलिटी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सैंड, परमेबिलिटी सैंड पर भी डिपेंड करती है कि आप सैंड कौन सा ले रहे हो, आप फाइन सैंड ले रहे हो या कोर सैंड ले रहे हो। लेकिन सैंड चाहे कोई भी हो, बिहेवियर विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज वाटर रिमेन्स द सेम। हर सैंड के लिए आप पानी डालते हो तो हर सैंड सेम तरह का बिहेवियर शो करेगी, चाहे कैसी भी हो। यहाँ पर इसका ग्राफ देखिए नीचे, यहाँ पर देखिए
क्या है, परमेबिलिटी गो थ्रू द मैक्सिमम, परमेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ग्रीन सैंड प्रॉपर्टीज, ग्रीन सैंड क्या होती है फ्रेंड्स, ड्राई सैंड में अगर आप वाटर ऐड करते हो तो वो ग्रीन सैंड हो जाती है। जैसे जैसे आपने पानी बढ़ाया, वाटर कंटेंट बढ़ाया, परमेबिलिटी मैक्सिमम हुई और फिर डिक्रीज कर गई, लगभग 8% पे परमेबिलिटी आपको मैक्सिमम मिलती है। फ्लोएबिलिटी, फ्लोएबिलिटी क्या होती है, सैंड की फ्लो करने की एबिलिटी। जब आप सैंड डाल रहे हो ना, आप पैटर्न के चारों तरफ चाहते हो कि सैंड पूरी तरह यूनिफॉर्मली फ्लो करे, हर तरह कॉर्नर में जाए, वो फ्लोएबिलिटी होती है। जैसे जैसे आप पानी डालते हो फ्लोएबिलिटी डिक्रीज करती है, और जैसे ही आपने पानी एक लिमिट से ज़्यादा डाल दिया, फ्लोएबिलिटी फिर से क्या हो जाएगी, फ्लोएबिलिटी फिर से इंक्रीज कर जाएगी। एग्जाम्पल आप याद भी रख सकते हो कि जैसे आपके पास घर के आसपास मिट्टी होती है ना, आप उस पर पानी डालते हो तो पहले तो मिट्टी बैठ जाती है, लेकिन अगर आपने एक लिमिट से ज़्यादा पानी डाला तो वही मिट्टी कीचड़ बन जाएगी, कीचड़ बन जाएगी, फ्लोएबिलिटी बढ़ जाएगी, वो फ्लो करने लग जाएगी। ठीक, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। डिफॉर्मेशन जो है ग्रीन सैंड की, जो सैंड है उनकी बढ़ती जाएगी, स्ट्रेंथ हल्की सी इंक्रीज करेगी, उसके बाद पानी के साथ साथ फिर से पानी की जो मिट्टी की जो मोल्ड की जो सैंड है, स्ट्रेंथ है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, परमेबिलिटी गो थ्रू द मैक्सिमम, अगर आप पानी कंटेंट बढ़ाते हो। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत आता है, कोरिनस रूल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, 2 क्यूबिकल कास्टिंग है, क्यूबिकल ऑफ सेम मेटल एंड साइज, मेटल सेम है, साइज उसका है, एक का है 2 सेंटीमीटर और एक का है 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी वही IIT कानपुर उसमें ही आया है, कानपुर में पूछा गया। एंड 4 सेंटीमीटर साइड आर मोल्ड इन ग्रीन सैंड। इफ द स्मॉलर कास्टिंग सोलिडिफाई 2 मिनट्स, द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ सोलिडिफिकेशन ऑफ द लार्ज कास्टिंग, सोलिडिफिकेशन टाइम उसने पूछा है। एक उसने क्यूबिकल कास्टिंग 2 सेंटीमीटर की दे दिया, जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर है, एक आपको 4 सेंटीमीटर दे दिया। तो कोरिनस रूल लगाए और अपना आंसर निकाल ले यहाँ से। तो देखिए इसके पास सी आंसर आएगा। यहाँ पर कैसे आया देखते हैं। जो स्मॉल क्यूब की जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर, लार्ज साइज की जो क्यूब है उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। सोलिडिफिकेशन टाइम फर्स्ट वाले का दे रखा उसने 2 मिनट। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, T इज इक्वल टू में K वॉल्यूम अपॉन में एरिया का स्क्वायर। तो ये है मेरे पास कोरिनस रूल। यहाँ पर K आपका क्या है, K इज योर कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो हमने एक सोलिडिफिकेशन टाइम निकालना है, तो क्या होगा, T1/T2 की रेशो क्या हो जाएगी, V1/V2 का और A2/V2। तो यहाँ पर हम एडजस्ट करेंगे V1/A1 और ये आपके पास अपोन में आप क्या करोगे, V2/A2 करोगे ना, तो A2 आपके पास ऊपर चला जाएगा, A2 आपके पास ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास T1 उसने 2 दे रखा है, V1/A1, V1 कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, साइड का क्यूब कर दो, एरिया निकालना है 6 × साइड का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी 8 मिनट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। 1990 में IISc बेंगलोर ने पूछा है क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए पूछा है। द प्रेशर एट द इनगेट विल बी मैक्सिमम विद द गेटिंग सिस्टम। वो आपसे पूछ रहा है कि जो इनगेट पर प्रेशर मैक्सिमम होगा कौन से गेटिंग सिस्टम में। देखिए आपको ध्यान में रखना है, जो गेटिंग रेशियो होती है, गेटिंग रेशियो होती है आपके पास स्प्रू, रनर और गेट। सबसे पहला आपके पास होता है स्प्रू, उसके बाद आपके पास होता है रनर और उसके पास होता है आपके पास गेट। तो ये रेशो होती है। तो मतलब कि यहाँ पर जो 3 रेशो दी गई है ना फ्रेंड्स, जैसे कि पहली रेशो यहाँ पे 4 दी गई है, फिर 8 दिया है, फिर 3 दिया है। तो यहाँ पर ये बेसिकली स्प्रू के लिए और फिर रनर के लिए और गेट के लिए। तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि आपको जो मैक्सिमम प्रेशर चाहिए आपको गेट पर। तो अगर आपको गेट पर मैक्सिमम प्रेशर चाहिए ना, तो उसके लिए आपको गेट पर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहिए, मैक्सिमम एरिया चाहिए, तभी वहाँ पर मैक्सिमम प्रेशर होगा। ऐसा कैसे, देखिए अगर आपका एरिया बढ़ेगा तो एरिया के बढ़ने से, जैसे हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है, A1V1 किसके बराबर होता है, वो A2V2 के बराबर होता है। A1V1 किसके बराबर होगा, A2V2 के। तो अगर आपके पास एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी डिक्रीज करती है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो अगर आपको प्रेशर को बढ़ाना है तो आपको एरिया ज़्यादा रखना होगा। अब गेट पर, इन गेट पर रनर एरिया सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर होगा, यहाँ पर है 4:8:3। यहाँ पर 3 है, देखिए लास्ट वाला होता है गेट के लिए, पहले वाला होता है स्प्रू के लिए, दूसरे वाला होता है रनर के लिए और तीसरे वाला होता है गेट के लिए। तो यहाँ पर गेट पर सबसे, यहाँ पर तो गेट पे सबसे कम है, यहाँ पर गेट पर 3 है, लेकिन यहाँ पर साथ में जो रनर है उस पर भी 3 हो गया, तो सबसे ज़्यादा नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर मिल रहा है, आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। इस केस में भी आपको कम मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर। देखिए इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखिए गेटिंग रेशो क्या डिनोट करती है, गेटिंग रेशो, यहाँ पर गेटिंग रेशो डिनोट्स स्प्रू एरिया, रनर एरिया एंड गेट एरिया। एज एरिया इंक्रीजेज वेलोसिटी डिक्रीजेज। जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता जाएगा वेलोसिटी घटती जाएगी। A1V1 इज इक्वल टू में A2V2 आपके पास होता है, एंड
फ्रॉम बर्नौली प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। सो बेसिकली व्हेन एरिया इंक्रीजेज, जब आपका एरिया बढ़ता है प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, मैक्सिमम प्रेशर एट द इन गेट will be in that gating system in which area of gating is more as compared to sprue area and runner area। तो यहाँ पर देखिए hence the correct option is C, area of the gate is maximum, pressure at the gate is maximum। तो यहाँ पर C is the right answer हो जाएगा। यहाँ पर चोक एरिया की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। चोक एरिया क्या होता है, चोक एरिया इज द मिनिमम एरिया क्रॉस सेक्शनल, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया अमंग ऑल द गेटिंग एलिमेंट्स। जितने भी आपके गेटिंग एलिमेंट्स होते हैं उनमें सबसे कम एरिया जहां पर पाया जाए वो आपका चोक एरिया होता है। गेटिंग एलिमेंट्स कौन कौन से, आपके पास स्प्रू हो गया, आपके पास रनर हो गया, आपके पास गेट हो गया, ये बेसिकली गेटिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो चोक एरिया इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CA इज इक्वल टू में M अपॉन में रो TF/CD 2GHT का स्क्वायर रूट। यहाँ पर TF क्या है, फिलिंग टाइम, CD क्या है, कफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, HT क्या हो गया, मोल्टन मेटल हेड सेट बाय पोरिन बेसिन, और आपके पास यहाँ पर देखिए M क्या है, मास फ्लो, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द मोल्टन मेटल। तो ये आपके पास चोक एरिया ध्यान में रखिएगा। चोक एरिया इज द मिनिमम एरिया अक्रॉस ऑल द गेटिंग एलिमेंट्स, जितने भी आपके पास गेटिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के गेट होते हैं आपके पास, एक होता है नॉन प्रेशराइज गेट, एक होता है आपके पास प्रेशराइज गेट। देखिए गेटिंग रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्प्रू टू द एरिया ऑफ द रनर टू द एरिया ऑफ द गेट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक होता है नॉन प्रेशराइज गेट, एक होता है आपके पास प्रेशराइज गेट। तो नॉन प्रेशर देखिए स्प्रू रनर गेट, इधर भी स्प्रू रनर गेट। नॉन प्रेशराइज गेट में होता क्या है, स्प्रू बेस इज द चोक एरिया, जो स्प्रू पर जो एरिया होगा वो सबसे कम होगा, यानी कि स्प्रू जो होगा ना वहाँ पर आपका चोक एरिया होगा, सबसे कम एरिया होगा। ऐसा क्यों, नॉन प्रेशराइज गेट में मतलब क्या कि एरिया, अब मतलब गेट पर प्रेशर इतना नहीं है, गेट पर जो मोल्टन मेटल है ना, मोल्टन मेटल वो इतना प्रेशराइज नहीं है, वहाँ पर उसकी वेलोसिटी बहुत कम है। ठीक, वेलोसिटी कम होगी मतलब एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा कहाँ पर, गेट पर, यानी कि गेट पर एरिया ज़्यादा होगा, गेट पर एरिया कम नहीं होगा। तो चोक एरिया कहाँ पर, स्प्रू पर सबसे, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसका जो स्प्रू पर है वो सबसे कम एरिया होगा। देखिए 1, 1.5 और यह देखिए 2, 4, 2, 3, 1, 2, तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा कम एरिया। प्रेशराइज गेट में क्या होगा, प्रेशराइज गेट में इन गेट इज द चोक एरिया, मतलब क्या कि गेट पर आपका जो एरिया होगा, गेट पर जो आपका एरिया होगा वो सबसे कम होगा, गेट पर सबसे कम एरिया होगा। तो यहाँ पर एरिया कम होगा तो उसकी क्या हो गया, मोल्टन मेटल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मोल्टन मेटल की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वो एक प्रेशराइज होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए गेट पर 1, 1.5 यहाँ पर सबसे कम है, गेट पर सबसे कम रहेगा। अगला क्वेश्चन 1991 में IIT मद्रास ने पूछा है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 1 मार्क का। व्हेन देयर इज नो चेंज टेम्परेचर, व्हेन देयर इज नो रूम टेम्परेचर चेंज, टोटल श्रिंकेज अलोन्स ऑन अ पैटर्न इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अगर रूम टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंज ना हो तो टोटल श्रिंकेज जो होगा वो किस पर इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट होगा पोरिंग टेम्परेचर पर। पोरिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड मेटल 1.7 का A हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज आपने जो मेटल पोर कर रहे हो, आप लिक्विड मेटल को पोर कर रहे हो, अब वो ठंडा होगा, रूम टेम्परेचर पर आएगा, सॉलिड श्रिंकेज होगी। तो उसमें सॉलिड श्रिंकेज का फॉर्मूला जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं वो क्या होता है, किसी भी L लेंथ के लिए, किसी भी L लेंथ के लिए श्रिंकेज क्या होगा, L अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कहाँ पे, रूम टेम्परेचर, और सॉलिड हो रहा है ना फ्रेंड्स, वो जम चुका है, सॉलिड श्रिंकेज हो रहा है, तो वहाँ पर रूम टेम्परेचर और फ्रीजिंग टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस होगा। पोरिंग टेम्परेचर इसमें नहीं आएगा। आप मोल्टन मेटल को कितने टेम्परेचर पर पोर करते हो, आप उसका मोल्टन मेटल का टेम्परेचर चाहे 250 रखो, चाहे 500 रखो, चाहे 600, जब आपने डिफरेंस लेना है ना तो वहाँ पर आप फ्रीजिंग और रूम टेम्परेचर लोगे, और रूम टेम्परेचर में आपने चेंज किया नहीं, वो आप उसने शुरू में बोल दिया। तो पोरिंग टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता आपका क्या, सॉलिड श्रिंकेज। ठीक, तो यहाँ पर देखिए TF क्या, फ्रीजिंग टेम्परेचर है आपके पास, TA क्या, एम्बिएंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, अल्फा क्या होगा, कफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, L इज द लेंथ ऑफ कास्टिंग अलोंग विच अलाउंसेस आर टेकन। तो श्रिंकेज अलाउंसेस डिपेंड ऑन द, देखिए डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, L पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास कफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, आपके पास चेंज इन टेम्परेचर यानी कि श्रिंकेज एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो A आंसर होगा कि वो पोरिंग टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करता। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको MSQ में भी हेल्प करेगी, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। श्रिंकेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोरिंग टेम्परेचर। जो सॉलिड श्रिंकेज है वो इस पर डिपेंड करता ही नहीं है कि पोरिंग टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर आप उसे पोर करते हो मोल्टन मेटल को। 8th क्वेश्चन देखिए,
कन्वर्जिंग पैसेज इज यूज फॉर फीडिंग द लिक्विड मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड। हम कन्वर्जिंग पैसेज यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, स्प्रू का जो शेप है वो इस तरह से बनाते हैं, टेपर्ड बनाते हैं। जनरली हम लोग स्प्रू का जो डिज़ाइन करते हैं वो टेपर बनाते हैं। क्यों करते हैं? एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को रोकने के लिए। एयर एस्पायरेशन इफेक्ट टू अवॉइड द एस्पायरेशन ऑफ एयर। डी आंसर हो जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, अगर आपने कंसीडर द सिलेंड्रिकल पैसेज, अगर आपने जो पैसेज बनाया होता वो सिलेंड्रिकल पैसेज बनाया होता, इस तरह का पैसेज अगर आपने बना दिया होता तो होगा क्या? कंसीडर द सिलेंड्रिकल पैसेज इफ मोल्टन मेटल इज पोर्ड इन सच अ स्ट्रेट पैसेज। अगर हम इसमें मोल्टन मेटल को पोर करते हैं तो क्या होगा? इट विल गेन वेलोसिटी एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी हैड इंक्रीजेज। जैसे जैसे ये नीचे जाता जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी फ्रेंड्स। अब डिस्चार्ज, जो आपका डिस्चार्ज है कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो आपका A1 V1 होगा, A1 V1 होगा, किसके बराबर होता है? वो A2 V2 के बराबर होता है। तो आपके पास V2 की वैल्यू बढ़ रही है तो एरिया कम हो जाएगा क्योंकि डिस्चार्ज कांस्टेंट है। एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 होगा। ठीक, तो आपका एरिया डिक्रीज कर जाएगा। तो मतलब मोल्टन मेटल की जो शेप है ना वो ऊपर से देखिए इस तरह से आ रहा है और वो ऐसे इस शेप में होता चला जाएगा, इस शेप में होता चला जाएगा। उसका जो एरिया है ना मोल्टन मेटल का कम होता चला जाएगा। और आपने बना रखा था ऐसा, तो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में क्या होगा? इस पार्ट में हवा ट्रैप हो जाएगी, हवा अंदर एंटर कर जाएगी एटमॉस्फेयर से, या फिर इन सैंड मोल्ड से होती हुई इनके बीच में भी, पार्टिकल्स के बीच में भी हवा भरी हुई है तो वो हवा अंदर चली जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया? हमने इस जहाँ से ये मोल्टन मेटल फ्लो कर रहा है हमने उसका एरिया ही टेपर बना दिया। हम उसका एरिया ही टेपर बनाएंगे कि मोल्टन मेटल अब अपनी शेप ऐसी लेता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं है। तो हमने पहले से शेप ऐसी बना दी ताकि एयर एस्पायरेशन इफेक्ट को कम किया जा सके। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो फाइनल एरिया है A2 वो डिक्रीज करता है and hence necking will takes place as shown in figure. Thus remaining annular space will suck air from outside through porous hole of mold. थ्रू porous hole, ये देखिए जो आपका एरिया बच जाएगा ना मोल्टन मेटल तो ये शेप ले लेगा। ये जो बच जाएगा ना इस पार्ट में हवा एंटर कर जाएगी। ठीक, एंड विल फाइनल एंटर इनटू द मोल्ड कैविटी गिव राइजिंग टू डिफेक्ट्स। और हवा अंदर आ गई मोल्टन मेटल के साथ सोलिडिफाई हो जाएगी जिससे डिफेक्ट्स होंगे। हैंस टू अवॉइड दिस द पैसेज शुड बी मेड टेपर्ड और पैराबोलिक। हम उसे टेपर्ड या पैराबोलिक, वैसे जनरली टेपर बनाया जाता है क्योंकि पैराबोलिक बनाना जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशंस है, आप पैराबोलिक बनाना आसान नहीं होता, इसलिए हम उसे सिलेंड्रिकल बनाते हैं, स्प्रू का डिज़ाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1992 में IIT दिल्ली ने पूछा है, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा है। इसमें कहता है इन अ ग्रीन सैंड मोल्डिंग प्रोसेस। ग्रीन सैंड क्या होती है? ऐसी सैंड, ड्राई सैंड प्लस वाटर वेपर, तो ग्रीन सैंड बोलते हैं। यूनिफॉर्म लेडिंग, आप यूनिफॉर्म रैमिंग क्या करते हो? आप उसको ना सैंड को पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली पैटर्न के चारों तरफ यूनिफॉर्मली उसको रैम कर देते हो। किस लिए करते हो? ताकि उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी हो जाए, ग्रेटर डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ द कास्टिंग के लिए। यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्म रैमिंग मस्ट बी डन टू ऑब्टेन द स्मूथ कास्टिंग सरफेस। अगर आपने यूनिफॉर्म का रखा ना, यूनिफॉर्मली रैमिंग का रखी है, जो पैटर्न है उसके चारों तरफ सैंड अच्छे से पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो आपके पास क्या मिलेगी? अच्छी सरफेस फिनिश मिलेगी आपको कास्टिंग की। और इंप्रूव्स मोल्डिंग स्ट्रेंथ, इससे मोल्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। जो सैंड पार्टिकल्स है वो सारे के सारे पास आ जाएंगे अगर आप यूनिफॉर्मली उसको रैम करते हो, अच्छे से उसकी रैमिंग करते हो। दिस इज डन टू प्रिवेंट मेटल पेंट्रेशन। इससे मेटल पेंट्रेशन भी नहीं होगा, सैंड के अंदर मेटल एंटर भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं है, सैंड के पार्टिकल्स बहुत पास हो जाएंगे। स्वेलिंग ब्रेकआउट बच जाएगा, अदर डिफेक्ट्स बच जाएंगे। दस ऑब्टेनिंग अ ग्रेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ कास्टिंग की हमें एक अच्छी ग्रेटर डायमेंशनल एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी इज द राइट आंसर, ग्रेटर डायमेंशनल स्टेबिलिटी के लिए। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर आपको कास्टिंग प्रोसेस दी गई है, स्लश कास्टिंग, शेल मोल्डिंग, ड्राई सैंड मोल्डिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, और नीचे उनके प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। तो आपको मैच द कॉलम करना है कि किस कास्टिंग प्रोसेस से आप कौन सा मोल्ड तैयार करते हो। तो देखिए पहला है स्लश कास्टिंग प्रोसेस। जो स्लश कास्टिंग होती है ना फ्रेंड्स, ये आपकी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग के अंदर आती है। परमानेंट मोल्ड मतलब आप यहाँ पर जो मोल्ड लेते हो उसे एक से ज़्यादा बार यूज़ करते हो, बार बार यूज़ करते हो, मेटल का बेसिकली मोल्ड बनाया जाता है। और स्लश कास्टिंग आप बेसिकली होलो कास्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए की जाती है। होलो कास्टिंग प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग स्लश कास्टिंग का यूज़ करते हैं। तो ए का 4 हो जाएगा। शेल मोल्डिंग, देखिए शेल मोल्डिंग यूज़ की जाती है सिलेंड्रिकल ब्लॉक बनाने के लिए। हम लोग इससे रॉकर आर्म्स बनाते हैं। और आप रेफ्रिजरेटर की जो प्लेट्स है फ्रेंड्स, वाल प्लेट्स, वो भी इसी से बनाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ड्राई सैंड मोल्डिंग से हम लोग बनाते हैं सिलेंड्रिकल ब्लॉक ऑफ आईसी इंजन। और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग यूज़ की जाती है रेन वाटर पाइप्स बनाने के लिए। एक बार इनकी थोड़ी प्रोसेस देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
देखिए जो स्लश कास्टिंग प्रोसेस होती है एक ट्रेडिशनल मेथड है परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग मतलब क्या, मोल्ड एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जाता है, मोल्ड मेटल का बनाया जाता है। आप मोल्ड को तो सैंड मोल्ड एक बार यूज़ किया जाता है, शेल मोल्ड जो शेल्डिंग प्रोसेस है उसमें भी मोल्ड एक बार यूज़ किया जाता है, वो एक्सपेंडेबल मोल्ड होते हैं, एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस होते हैं जिसमें आप मोल्ड को सिर्फ एक बार यूज़ करते हो, उसके बाद उसे तोड़ देते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, मोल्टन मेटल जो है वो पूरी की पूरी ठंडी नहीं होने देते। मोल्टन मेटल इज नॉट अलाउड टू कंप्लीटली सोलिडिफाई इन द मोल्ड, कब, स्लश कास्टिंग के अंदर। When the desired thickness is obtained, remaining molten metal is poured. Slush casting method is an effective technique to produce cast hollow items. Hollow items जैसे कि आपके पास एक मोल्ड की कैविटी है, आपने इसके अंदर मोल्टन मेटल को पोर कर दिया, तो आप क्या करोगे, अब ये मोल्टन मेटल यहाँ से जमना शुरू हो गया, ये मोल्टन मेटल यहाँ से जमना शुरू हो गया, सोलिडिफाई हुआ है। तो जैसे ही आपको एक पर्टिकुलर थिकनेस मिल गई, जैसे कि इधर से भी ये जमना शुरू हो गया, इधर से भी आपके पास ये जमना शुरू हो गया, और इधर से भी आपके पास जमना शुरू हो गया, जैसे ही आपके पास पर्टिकुलर थिकनेस मिल गई, जो बीच का मोल्टन मेटल आप उसे निकाल दोगे, आपको एक पर्टिकुलर थिकनेस का मटेरियल मिल जाएगा। तो होलो कास्टिंग्स के लिए हम इसे यूज करते हैं। शेल मोल्डिंग देखिए फ्रेंड्स, शेल मोल्ड कास्टिंग इज यूज टू फॉर्म सिलेंड्रिकल ब्लॉक। सिलेंड्रिकल ब्लॉक के लिए हम लोग शेल मोल्डिंग यूज़ करते हैं। हम लोग इसके लिए याद रखिएगा, रोकर आर्म के लिए हम लोग शेल मोल्डिंग का यूज़ करते हैं। हम लोग जो प्लेट्स होती है रेफ्रिजरेटर की वाल प्लेट्स होती है, उनके लिए भी हम लोग शेल मोल्डिंग का यूज़ करते हैं। ड्राई सैंड मोल्डिंग किस लिए, ड्राई सैंड मोल्डिंग इज अ ग्रीन सैंड प्रैक्टिस। ग्रीन सैंड वही जो हमने सैंड मोल्डिंग पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें वाटर वेपर थोड़ा ऐड होता है, वाटर ऐड होता है थोड़ा। मॉडिफाइड बाय बेकिंग द मोल्ड एट 400 से 600 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब उस मोल्ड को हम पकाएंगे, जो हमने मोल्ड तैयार किया ना सैंड का, उसको 400 से 600 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हम उसे गर्म करते हैं, जिससे हम लार्जर और मीडियम साइज़ के या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट्स फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि लार्ज गेयर्स हो गया, हाउसिंग्स हो गया, मशीन टूल्स हो गया। तो ड्राई सैंड मोल्डिंग बेसिकली यूज़ की जाती है आपकी किसके लिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पास मशीन टूल्स के लिए। उसके बाद आती है आपके पास सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग भी आपके पास परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस में आती है। इसमें आप परमानेंट मोल्ड तैयार करते हो, मेटल का मोल्ड तैयार करते हो। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग को हम लोग ग्रोटो कास्टिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर कास्टिंग टेक्निक दैट इज टिपिकली यूज टू कास्ट थिन वॉल्ड सिलेंडर, पतले वॉल्ड सिलेंडर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जनरली यूज फॉर मेकिंग पाइप्स बनाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करें। देखिए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंदर याद रखिएगा आप गेटिंग एलिमेंट नहीं देते। गेटिंग एलिमेंट किसी भी तरह का हमें गेटिंग एलिमेंट देने की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में, जैसे आपके पास आप इसमें मोल्टन मेटल को पोर करते हो, आप इसके अंदर मोल्टन मेटल को पोर करोगे और इस पैटर्न के अंदर मोल्टन मेटल को आप पोर करोगे यहाँ पर, और इस पैटर्न को आप घुमाओगे, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से आप घुमाओगे, तो उससे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से जो आपके हाई पार्टिकल, जो आपके डेंसिटी, जो आपके मोर डेंस पार्टिकल्स है, देखिए इसके अंदर इंप्योरिटी भी होगी मोल्टन मेटल के अंदर, तो जो इंप्योरिटी होती है उसकी डेंसिटी कम है, वो सेंटर पे रोटेट करना शुरू करेगी, वो जो पैटर्न है ना पैटर्न के सेंटर पे रिवॉल्व करती रहेगी, और जो आपके पास जो मोल्टन मेटल जो हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स है वो आपके पास सेंटर में चले जाए, यहाँ पर सेंटर से दूर चले जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, रोटेशन किस वजह से जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जाएंगे। तो आपके पास इस केस में फाइन हाई डेंसिटी मटेरियल आपको मिलता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा हाई डेंसिटी फाइन पार्टिकल्स होंगे, फाइन मेटल ऑब्जेक्ट मिलेगा आपके पास, और उनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लो डेंसिटी वाले जो होंगे वो सेंटर पर रह जाएंगे, उन्हें बाद में फ्लश आउट कर लेंगे, उन्हें बाद में निकाल लेंगे।